Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। तो आज हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 3। चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं पढ़ाई के लिए। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं क्या। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस विच वी मस्ट फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट, यानी कि अकाउंट्स बनाते समय ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मस्ट बहुत ज़रूरी है इन गाइडलाइन को यूज़ करना। कब? अकाउंट्स बनाते समय, जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हम, तब इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का एक दूसरा नाम भी है अकाउंटिंग अजम्पशंस। अकाउंटिंग अजम्पशंस, ठीक है। तो देखिए, जो ये अकाउंटिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं वो क्या हैं? वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, एक जैसे चलते हैं। ठीक है, सब मतलब कि सब उसे अकाउंट्स बनाते टाइम वो यूज़ करते हैं, अकाउंट्स बनाते समय यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, किस लिए यूज़ करते हैं? यूनिफॉर्मिटी के लिए, ताकि सबके अकाउंट्स एक रूप में मापे जा सकें। यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी के लिए कि प्रॉपर तरीके से अगर एक साल आपने उसे यूज़ किया है बिजनेस बनाते टाइम, अकाउंट्स बनाते टाइम, तो वो अगर आपकी जो बिजनेस है वो 50 साल तक चलेगी, तब तक आप उसे यूज़ करोगे, कंसिस्टेंट रहेगी वो क्या प्रिंसिपल्स। ठीक है। और दूसरी तरफ जो अकाउंटिंग कन्वेंशन होती हैं वो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। एक तो ये बोला है कि हमने वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है ना, ये बोला है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है, ये उसका उल्टा है नॉट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। सिर्फ ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक्सेप्टेड किया जाता है, यानी खुद के बनाए होते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर फर्म्स होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने ही कन्वेंशन यूज़ करती हैं और उसको आगे कंसिस्टेंटली यूज़ की जाती है, यानी कि स्टार्टिंग में यूज़ किया, आगे 50 साल तक अगर ऑर्गेनाइजेशन चली वो तक यूज़ कर रही हैं। ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है? लीगल नहीं होती है, और क्या होती है, खुद की बनाई हुई होती है। यानी अगर दोनों में डिफरेंस करें तो अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं लीगल, ठीक है, और अकाउंटिंग कन्वेंशन होती है जो खुद की बनाई होती है, लीगल नहीं होती। ठीक है, खुद की बनाई है, उसे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो इंडिया में कौन बनाता है? इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये जो ICAI है ये ASB इसके अंदर एक कमेटी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कमेटी, जो क्या करती है, इन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को बनाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब आगे हम पढ़ते हैं डिटेल में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन कौन से होते हैं। चलो आ जाइए मेरे साथ पढ़िए। ये देखिए, पहले इसमें स्टार्टिंग में यही लिखा हुआ है जो हम अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन और ले लेते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट का दूसरा नाम अकाउंटिंग अजम्पशंस होता है। ये मेड बाय लॉ होते हैं, लीगल होते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं? इट इज़ यूज एज कस्टम, एज अ कस्टम यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलर यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जाता है और कंसिस्टेंटली उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब आ जाइए, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग कंसेप्ट, अजम्पशंस और अकाउंटिंग कन्वेंशन। सबसे पहले पढ़ते हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस। देखिए स्टूडेंट्स, हाँ जी, फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि जो हमारी बिजनेस का ओनर है और जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये हमारा ओनर है, ये हमारा बिजनेस है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है,
ये अपना एक अलग पर्सन है और जो बिजनेस है वो एक अलग पर्सन है। ठीक है, तो क्या है बिजनेस, हम ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई ओनर है, उसने कैपिटल लगाई है तो वो उसका बिजनेस है, उसका बिजनेस है, लेकिन वो फिर भी एक अलग पर्सन है और जो बिजनेस है वो उसकी एक अलग पर्सन है। यानी कि जो ओनर ने कैपिटल लगाई है, मान लो एक बिजनेस में 50 लाख की कैपिटल लगाई है एक ओनर ने, तो वो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस एक अलग एंटिटी है। ठीक है, बिजनेस एक अलग एंटिटी है, तो बिजनेस को वो क्या करनी है, वो जो कैपिटल है जो 50 लाख की, उस ओनर को वो देनी है वो। ठीक है, तो इसलिए अगर सपोज करो बिजनेस और ओनर सेम चीज होती तो तो जो कैपिटल लगाई थी ओनर ने वो क्या होती, वो उसकी एसेट होती कि भाई मेरे पैसे हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि ओनर और जो बिजनेस है, ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटी है। इसलिए बिजनेस के लिए जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी मानी जाती है और कैपिटल पर क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट भी पे करता है बिजनेस, किसको, ओनर को। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आ जाइए अगला पढ़ते हैं। अगला आ जाता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में क्या है भाई, मनी मेजरमेंट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है कि जो भी आप अकाउंट्स में लिख रहे हो, अकाउंट्स में जो भी चीज ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो क्या होनी चाहिए, मनी टर्म्स में होनी चाहिए। ठीक है, किस में होनी चाहिए, मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। तो थर्ड वन क्या है, गोइंग कंसर्न। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप बना रहे हो, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है भाई, ठीक है, इसको मैंने बनाया है। क्यों बनाया है, पहले क्या सोचा है कि भाई मैं 1 साल के लिए बनाऊंगी ये ऑर्गेनाइजेशन, नहीं। हम हमेशा कोई भी चीज करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि ये आगे तक जाएगी। अब आगे तक ये नहीं पता कि भाई वो 50 साल तक जाए, 60 साल तक जाए, कभी तक जाए। यानी कि जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो उसको ये माइंड अजम्पशन लेके चलोगे कि जो है वो गोइंग कंसर्न है, आगे तक जाएगी। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। फोर्थ है अकाउंटिंग पीरियड। देखो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, मान लो उसने 50 साल तक काम किया, फिर 50 साल बाद वो क्या हो गई, वाइंड अप हो गई। ठीक है, अब अगर उसका हमने अकाउंटिंग नहीं की, मतलब कि कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाला, बस खाते बनाते गए बनाते गए बनाते गए, 50 साल तक के बना गए ऐसे ही, तो उसको 1 साल से लेकर 50 साल तक के खातों को काउंट करके उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस निकालना इजी बात है, नहीं है ना। इसलिए इस चीज को, इस कमी को पूरी करने के लिए क्या किया गया, अकाउंटिंग पीरियड बनाया गया। उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। 1 साल के लिए, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर हमारी क्या बनाए जाते हैं, हमारे अकाउंट्स बना लिए जाते हैं। ठीक है, अकाउंट्स बना लेते हैं, 1 साल में देख लेते हैं प्रॉफिट में चल रही है या फिर लॉस में चल रही है। इसलिए अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट बनाया गया। फाइनेंशियल ईयर होता है, बताओगे स्टूडेंट्स कब होता है भाई फाइनेंशियल ईयर, कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में बोलता है कि अकाउंट्स में जो भी आप मशीनरी, बिल्डिंग, एसेट्स लिखोगे ना, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होगी। यानी कि आपने बिजनेस में जो बिल्डिंग खरीदी थी ना, वो आपने खरीदी 50 लाख रुपए की। ठीक है, तो आपका अगर जो बिजनेस है वो 50 साल तक भी चला ना, तब भी वो 50 लाख की ही लिखी होगी आपके किसमें, आपके बुक्स के अंदर। जबकि उस टाइम 50 साल बाद उसका जो प्राइस है वो 5 करोड़ हो गया है। क्या हो गया है, 5 करोड़ हो गया है। ठीक है, तभी भी वो 50 लाख की ही लिखी जाएगी। तो एक ये क्या है, ये एजम्पशन मान के चलते हैं कि जो भी चीज़ है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लिखी जाएगी, जो भी आपकी एसेट है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में लिखी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स,
अगला है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो ड्यूअल एस्पेक्ट से होती है, यानी अगर एक एंट्री हुई है ना तो उसकी एक दूसरी एंट्री भी जरूर होगी। अगर एक डेबिट हुआ है ना तो एक क्रेडिट भी जरूर होगा। ठीक है, तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये बोलता है। ठीक है, आगे अगला पढ़ते हैं हम, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में क्या आता है? जिस चीज को रेवेन्यू के रूप में, यानी जिसका आगम है, जिस चीज को हम रेवेन्यू पा सकते हैं उसे बोलते हैं रेवेन्यू। और रियलाइजेशन कंसेप्ट, जिस चीज को बेचकर रियलाइज किया जा सके उसी चीजों को अकाउंट्स में लिया जाता है। आगे है एट्थ, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में बोलता है कि जो रिसीट्स हैं हमारी, यहाँ रिसीट्स आ रही हैं हमारी सारी, यहाँ हमारे सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इन दोनों को मैच करके कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है ये सब चीज़ करके प्रॉफिट और लॉस निकालना मैचिंग कंसेप्ट कहलाता है। ठीक है, आगे आ जाइए, अक्वायल कंसेप्ट। अक्वायल कंसेप्ट बोलता है कि जब अकाउंटिंग करते हैं ना हम, तो इस टाइम ये नहीं है कि सिर्फ कैश वाले अकाउंट्स करें, यानी कि मान लो आपने गुड्स खरीदी हैं कैश में, सिर्फ वही उसके अंदर ट्रांजेक्शन आएगी। नहीं, अगर आपने गुड्स क्रेडिट पर भी खरीदी हो तभी भी उसकी क्या होगी, उसकी एंट्री होगी। और फिर बाद में जब कैश की पेमेंट हो जाएगी फिर दोबारा एंट्री कर देंगे। तो जब वो चीज़ हो जाती है, एक्वायर हो जाती है, तभी उसकी एंट्री कर देनी चाहिए। और दूसरी और जब कैश पेमेंट होती है उसकी, फिर दोबारा एक और एंट्री डाल सकते हैं। भाई ये नहीं है कि ओनली कैश बेस हो। ठीक है, कैश बेस नहीं होता। अगला कंसेप्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट बोलता है कि जो आप अकाउंट्स कर रहे हो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होने चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यानी कि कैश परचेज कर रहे हो तो आपको कैश रिसीट मिलेगा, क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो आपको इनवॉइस मिलेगा। तो इसके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाने चाहिए, ये बोलता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट हैं यहाँ से हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये रहे हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन। फर्स्ट, फुल डिस्क्लोजर, यानी जो भी आप अकाउंटिंग में चीज़ लिख रहे हो, जिस चीज़ की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो क्या होने चाहिए, उसको फुल डिस्क्लोज करके बताइए कि ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम और कुछ छुपा नहीं रहे हैं, सब कुछ दिखाया हुआ है, पूरी डिस्क्लोज की हुई है, कुछ चीज़ छिपाना नहीं है। ठीक है, छिपाना नहीं है। अगला है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। बिजनेस में कहीं कुछ ऐसी लायबिलिटी होती है जो किसी इवेंट के हैपन होने पर होती है। जैसे कि कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, ठीक है, तो वो अगर जीत गए तो हमें उससे फ़ायदा होएगा, हार गए तो लॉस होगा। ठीक है, तो ऐसी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को दिखाना बहुत ज़रूरी है, छुपाना नहीं है। तो क्या करेंगे, अकाउंट सारे बन गए ना हमारे फाइनल अकाउंट, लास्ट में एक नोट लिखेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, नोट लिखेंगे किस चीज़ का, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का, पूरा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी लिख के और फिर वो नोट बना देंगे कि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, वो क्या है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को दिखाना है, छुपाना नहीं है। अगला है हमारा कंसिस्टेंसी, यानी कि प्रॉपर कंसिस्टेंसी के रूप में उसको यूज़ करना है, कंसिस्टेंट वे में चलना चाहिए कि जो आप एक साल में यूज़ कर रहे हो, आगे आने वाले 30 साल, जितने भी साल आप यूज़ करोगे, उसको कंसिस्टेंट रूप में जो भी प्रिंसिपल लगा रहे हो वो यूज़ करोगे। ठीक है, फोर्थ वन कहता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म बोलता है कंजर्वेशन के नाम से ही कि कंजर्व करके चलना है पहले ही, यानी बानिया बुद्धि लगानी है आपको, क्या कि जो लॉसेस हैं उसको पहले ही लिख लो और प्रॉफिट जब तक हाथ में नहीं आए हैं तब तक मत लिखो। क्या बोल रहा है कि जो लॉसेस हो रहे हैं
उसको पहले लिख लो, हुए हैं नहीं हुए हमें लग रहे हैं लेकिन कि हो जाएंगे, उसको पहले लिख लो अकाउंट्स के अंदर। और जो प्रॉफिट है उसको जब तक वो हाथ में नहीं आते तब तक मत लिखो, ठीक है। तो क्या लगाता है ये बाणिया बुद्धि दिमाग लगाया जाता है कि लॉसेस को तो पहले ही लिख लो, हुए ना हुए भाई लग रहे हैं होंगे तो लॉसेस को पहले लिख लो। और जो प्रॉफिट है जब तक हाथ में नहीं आए तभी तक नहीं लिखना भाई, जब तक हाथ में अपने पैसे नहीं आते तब तक अपन कुछ काम नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है मेटेरियलिटी कंसेप्ट। मेटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है ये सिम जो फुल डिस्क्लोजर है इसमें बोलता है कि सब कुछ दिखाना है, कुछ छिपाना नहीं है। मेटेरियलिटी इसका उल्टा है कि भाई सब कुछ भी नहीं दिखाना है, यानी ये लगाओ सब कुछ। 2 रुपये का हमने पेन खरीदा है, ठीक है, 2 रुपये की इरेजर खरीदी है, 5 रुपये का शॉर्पनर खरीदा है, ठीक है। इन सबको दिखाएंगे मीन्स 2 रुपये का पेन खरीदा, पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इरेजर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, शॉर्पनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा नहीं है। तो फुल डिस्क्लोजर में तो बोलते सब दिखाओ, लेकिन नहीं, मेटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है इसके लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट बना लो। यानी कि पर्टिकुलर अकाउंट क्या बनता है भाई इसके लिए, स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट एक पर्टिकुलर अकाउंट बना लिया तो स्टेशनरी अकाउंट में जितने पैसे हो गए 2, 2, 4 और 5, 7, कितने रुपए हो गए, 7 रुपये, 9 रुपये। तो 9 रुपये स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, 9 रुपये क्या गया कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट 9, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स मेटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है कि भाई प्रॉपर तरीके से एक चीज़ का मटेरियल एक हेड के अंदर लिखना है। तो आज के इस चैप्टर में हमने पढ़ा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो उसके 2 टाइप्स हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग कंजम्पशन और अजम्पशंस और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और आपको समझ आया होगा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं। आगे अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो इसे शेयर कीजिए और आगे अच्छी वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम को। थैंक यू स्टूडेंट्स।